नमस्कार साथियों, मैं दिवाकर दवे, जिसे आप डीडी सर के नाम से जानते हैं, वाइस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करंट की जो समसामयिकी की जो हमारी क्लासें चलती है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रतिदिन आपकी क्लासें रहेगी और जो भी आपके एग्ज़ाम भविष्य में होने वाले हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड का कोई भी एग्ज़ाम होने वाला है, तृतीय श्रेणी का। इसके अलावा भी जो आरपीएससी के द्वारा कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, आरए से लेकर कोई भी जूनियर अकाउंटेंट या अदर एग्ज़ाम, या आरएसएम एसएसबी के द्वारा कोई एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ है कि समसामयिकी। तो समसामयिकी के जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, इससे बाहर टॉपिक नहीं जाएगा, ऐसा मैं पूरा प्रयास करूँगा। अपन उन सभी टॉपिक को मतलब पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और जिस पर प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना रहती है। मैं आपके लिए जो भी इसमें प्रश्न लेके आ रहा हूँ, जो भी टॉपिक लेके आ रहा हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ हो गई है और उसको अपन ने इग्नोर कर दिया हो, और बहुत ही लाइट जो चीज़ें हैं उसको अपन इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ मैं जो भी आपको पढ़ाऊँगा, आप मान के चलिए कि वह सारे प्रश्न पेपर में आने लायक प्रश्न होंगे, और या उससे संबंधित प्रश्न आपको पेपर में ज़रूर दिखेंगे। तो बिल्कुल आप सभी आश्वस्त रहिए और जुड़े रहें। चलते हैं अपन क्लास की तरफ। पहला जो अपना आज का टॉपिक है वो है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। देखो थोड़ा सा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का वर्तमान में अभी निधन हो गया। ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिन्हें पश्चिमी जापान के अंदर एक शहर है नारा, पश्चिमी जापान का एक शहर है, पश्चिमी जापान के एक शहर नारा में एक चुनाव अभियान के दौरान एक युवक के द्वारा इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये जो नारा शहर से जब इन दमकल विभाग के द्वारा इनको अस्पताल ले जा रहे थे और हेलीकॉप्टर से इनको अस्पताल ले जाया जा रहा था, तो इनकी वहाँ पर मृत्यु हुई। 2020 में जब इन्होंने इस्तीफा दिया था, तब से मतलब सबसे ज़्यादा समय तक जापान के प्रधानमंत्री रहने का अगर किसी को श्रेय है तो वह शिंजो आबे को है। इसके अलावा अगर शिंजो आबे की बात करें तो विश्व युद्ध की जो घटनाएं थी, उस विश्व युद्ध की घटनाओं से लेकर आज तक जापान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जापान के किसी प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की गई हो। तो यह जापान में हुआ ऐसी प्रथम घटना है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि एक तो सबसे लंबे समय तक जापान के प्रधानमंत्री रहे हैं, सबसे लंबे समय तक जापान के प्रधानमंत्री रहने का श्रेय है। 2020 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा बात करेंगे तो किसी प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री की पहली ऐसी घटना है। ये कौन सी घटना है कि जापान के नारा शहर में चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर इनकी हत्या की गई है। तो शिंजो आबे के बारे में हमने कुछ चीजें पढ़ी है कि शिंजो आबे जो है पूर्व प्रधानमंत्री थे जापान के,
जापान में शिंजो आबे सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री है। इसके अलावा जब जापान की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा समय तक की जो डायनेस्टी, जो राजवंश है, उसमें भी जापान के राजवंश का नाम आता है। पश्चिमी जापान के नारा शहर में जब ये एक चुनावी अभियान के दौरान एक सभा कर रहे थे, उस सभा में इनको गोली मारी गई है। इसके अलावा बात करें किसी प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री, जापान की बात कर रहे हैं, जापान के किसी प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री की गोली मारकर या किसी भी प्रकार से राजनीतिक हत्या की गई, यह ऐसी पहली घटना इस जापान देश में हुई है, क्योंकि ये वैसे काफी शांतिप्रिय देश है। नेक्स्ट देखिए, डीसीजीआई भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित एचपीवी वैक्सीन को मंजूरी दी है। डीसीजीआई ने भारत के पहले, डीसीजीआई क्या है? डीसीजीआई है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो संगठन है, उसके द्वारा भारत का पहला एक ऐसा वैक्सीन है एचपीवी। एचपीवी की बात करते हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन बनी है उसकी मंजूरी दी है। तो बात करेंगे ये क्या है वायरस। यह एक वायरस है और इस जो सर्वाइकल कैंसर से संबंधित है। 14 से 55 वर्ष की उम्र की जो महिलाएं हैं, उस महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है जो महिलाओं में ये पाया जाता है। और इस कैंसर से संबंधित एक वैक्सीन, इस कैंसर को मतलब कैंसर से लड़ने के लिए, सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए एक वैक्सीन बना है जिसका नाम है एचपीवी। वापस बता दूं, एचपीवी का मतलब है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से लड़ने के लिए जो वैक्सीन बना है, इस वैक्सीन की मंजूरी मिली है। तो इस संबंध में बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे डीसीजीआई। डीसीजीआई है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। डीसीजीआई क्या है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इन्होंने कौन सी वैक्सीन को मान्यता दे दी है? तो एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इसको हम अगर हमारी भाषा में बोले तो सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए जो वैक्सीन बनाया गया है, उस वैक्सीन को क्या दे दी है? मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी किसने दी है? डीसीजीआई ने दी है। एचपीवी वैक्सीन को दी है, जो क्या करता है? कैंसर से लड़ता है, सर्वाइकल कैंसर से लड़ता है। और 15 से 44 वर्ष तक की उम्र की, तो कौन सी है? 15 से 44 वर्ष तक की महिलाओं में दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है। ये दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है। ये 15 से 44 वर्ष तक की महिलाओं में है। और दूसरा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इस एचपीवी वैक्सीन का निर्माण वही कोविड वाली इंस्टीट्यूट है, सबको याद ही होगा, सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया है, उसके द्वारा निर्माण किया गया है। कोविड के समय में सीरम इंस्टीट्यूट का काफी नाम हमने सुना भी होगा। तो एचपीवी वैक्सीन, वापस से एक बार सब देख लेंगे। डीसीजीआई भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित एचपीवी वैक्सीन का निर्माण किया है। एचपीवी वैक्सीन का आपको याद, डीसीजीआई है ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, जिसने मंजूरी दी है। एचपीवी है जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, सर्वाइकल कैंसर से लड़ने का जो वैक्सीन बनाया गया है, या उसकी जो उपचार का जो वैक्सीन है, रोकथाम के लिए जो बनाया गया, उसकी मंजूरी दी गई है। यह सर्वाइकल कैंसर 15 से 44 वर्ष की महिलाओं में अधिकतर पाया जाता है और ये दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है जो महिलाओं में होता है। ठीक है, और यह बनाया किसने है? सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया। तो इस बारे में हमें ध्यान रखना है, कल को सवाल आ जाए कि सर्वाइकल कैंसर से संबंधित कौन से वैक्सीन बनाया गया, तो वो एचपीवी है। और इससे संबंधित आपसे सवाल किसने बनाया? तो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
75वां स्वतंत्रता दिवस सरकार शुरू करेगी राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा। ये तो शुरू भी हो चुका है, आप सभी इससे परिचित होंगे और भविष्य में इससे संबंधित आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो स्वतंत्रता दिवस इस बार जो 75वां स्वतंत्रता दिवस है, इसे हम एक अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि हम इस साल स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। आप सभी को पता ही होगा 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, और इस बार जो 15 अगस्त 2022 होगा, ये 75 वर्ष पूरे करेगा हमारे स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता या भारतीय फ्रीडम के। और इस दिन को या इस जो समय है, इस समय को यादगार बनाने के लिए या पूरे राष्ट्र को एकीकृत करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत सभी घरों में 13 तारीख से 15 तारीख तक तिरंगा फहराने का एक निवेदन या निर्देशन दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो बनते हैं, पहला तो यह स्वतंत्रता दिवस के दिन जो ये अभियान चलाया जा रहा है, राष्ट्रव्यापी अभियान है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भारतीय जनता है, उस भारतीय जनता के अंदर जो राष्ट्र की भावना है, जो देशभक्ति की भावना है, और पूरे के पूरे व्यक्ति इस राष्ट्रीय ध्वज पर अपना गर्व महसूस कर सके, इस ध्वज को सम्मानित कर सके। और इसी के साथ में जो हर बार जो हम मनाते हैं स्वतंत्र दिवस, तो उसके उस स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया, उन लोगों के लिए हम अपना समर्पण दिखा सके। तो इन दोनों प्रतीक के रूप में यह एक अमृत महोत्सव में यह अभियान चलाया गया है। इस अभियान में जो हमें याद रखना है, एक तो चीज है कि इस बार अमृत महोत्सव के तहत यह अभियान है 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव। देखो थोड़ा सा आपको शायद स्पष्ट ना दिख रहा हो, तो यहां पर एक और चीज आपको दिखेगी कि यह जो अभियान है, ये भारत के केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यह अभियान चलाया गया है। तो आपसे कई बार ये पूछा जा सकता है कि ये अभियान जो अमृत महोत्सव के तहत जो हर घर तिरंगा अभियान था, ये हर घर तिरंगा अभियान किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया? तो आपको वहां पर पता होना चाहिए कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया, क्योंकि ऐसा लगता है कई बार कि हम इसका जवाब कहीं पर्यटन मंत्रालय दे दे, या गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, तो ऐसा कुछ भी अपन को लग सकता है। तो अपन को इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय है, तो यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यह अभियान चलाया गया है। और पेपर में जब प्रश्न पूछा जाता है, तो आजकल हमने देखा है कि कई ऐसे पेपर हुए हैं जिसमें संबंधित योजना किस विभाग के द्वारा चलाई गई है, उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप सभी जानते हैं। भारतीय तिरंगा है, 3 रंगों से मिलकर बनता है। केसरिया जो ऊर्जा का प्रतीक है, और सफेद जो अपने शांति का प्रतीक है, हरा जो हरियाली का प्रतीक है, अशोक चक्र है जो निरंतर जो गतिशीलता है उसका प्रतीक है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं जो आप सभी वैसे जानते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत को 135वां स्थान मिला है, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स। जब बात करेंगे ग्लोबल जेंडर इंडेक्स की, तो यहां पर बात हो रही है लैंगिक समानता की। लैंगिक समानता के अंदर जो इंडेक्स है, ये जो 135वां स्थान मिला है, यह कुल 146 देशों में जो गणना की गई है, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स की जो गैप इंडेक्स की गणना की गई, उसमें भारत का जो स्थान है वो 146वां स्थान भारत को दिया गया है। और बात करें इसमें प्रथम स्थान पर, तो वो आइसलैंड 2022 के इसमें जो है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में, आइसलैंड इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है। और भारत इसमें कौन से स्थान पर है? तो 135वें स्थान पर है। लैंगिक समानता की बात करें, इसमें भारत इसमें कौन से स्थान पर आ गया? 2021 में सेम जो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स था, ये 2022 की बात है, ठीक है। और 2021 की बात करें
तो 2021 में इसमें जो कुल शामिल देश थे 2021 के अंदर, वह 156 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे? 156 देश। उस 156 देशों में 156 देशों के अंदर भारत जो है वो 140वें स्थान पर था। इस बार जो शामिल देश है वो 146 देश है, उसमें भारत 135वें स्थान पर है। यह जो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स है, यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है, यह विश्व आर्थिक सूचकांक WEB के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है। आइसलैंड 2022 के अंदर शीर्ष पर था। भारत इस ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में 135वें स्थान पर है 146 देशों में। 2021 की बात करें तो भारत 140वें स्थान पर था और 156 देशों में से यह 40वें स्थान पर था। यह जो लैंगिक समानता, अच्छा मैं लिख देता हूं यहां पर, यह जो लैंगिक समानता मापने के लिए यह इंडेक्स बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, विश्व युवा कौशल दिवस जो 15 जुलाई को मनाया गया है, इसके बारे में बहुत कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए। विश्व युवा कौशल दिवस, इसका जो मुख्य उद्देश्य, यह विश्व युवा कौशल दिवस है जो 15 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सभा की जो 2014 में संयुक्त राष्ट्र सभा की जो बैठक हुई थी, उसमें 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस को मनाने की सहमति या विश्व युवा कौशल दिवस घोषित किया गया था, सहमति प्रदान की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है युवाओं, जितने भी दुनिया भर के जो युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करना, जिससे वो रोजगार प्राप्त कर सके, वह इसका मुख्य उद्देश्य होता है। पहली चीज, हर वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस। नेक्स्ट बात करेंगे तो 2014 की संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह दिवस 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाएगा। यह दिवस की घोषणा की गई। ठीक है। तीसरी बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, दुनिया भर के युवाओं में आवश्यक कौशल, दुनिया भर के युवाओं में आवश्यक कौशल विकसित किया जाए, आवश्यक कौशल विकसित किया जाए ताकि वो रोजगार पा सके। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और बात करें जो 15 जुलाई 2022 को मनाया गया है, इस 15 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व युवा कौशल दिवस की थीम क्या थी? तो ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल फॉर द फ्यूचर। ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर, यह इस विश्व युवा कौशल दिवस की थीम थी। तो यहां पर हमने जो पढ़े हैं ध्यान देना। विश्व युवा कौशल दिवस जो 15 जुलाई को मनाया जाता है, हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है,
2014 की संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह दिवस की घोषणा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर के युवाओं में आवश्यक कौशल विकसित किया जाए ताकि वो रोजगार पा सके। और नेक्स्ट है कि इस युवा कौशल दिवस जो 2022 है, ये थीम कब की है? 2022 की थीम है। 2022 की थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल फॉर द फ्यूचर, ये इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनेगा दिल्ली में, ठीक है ना। दिल्ली में बनेगा पहला ई वेस्ट कौशल पार्क। अभी कुछ टाइम पहले ऐसी ही घोषणा एक राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने भी की है कि राजस्थान के जयपुर में भी एक ऐसा ई वेस्ट पार्क बनाया जाएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है, इस इलेक्ट्रॉनिक कचरा को भी वापस कैसे रीयूज किया जा सकता है, उससे संबंधित ऐसे पार्क की घोषणा हमारे राजस्थान में भी हुई है। तो पहले ई वेस्ट इको पार्क की जो घोषणा है वो दिल्ली में हुई है। इसमें जो ई कचरा जो होता है, जो हमारे 90% से लेकर 95% तक ऐसा कचरा है जिसका वापस रीयूज नहीं हो पा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, तो उसका कैसे रीयूज किया जाएगा, इसके लिए दिल्ली सरकार के अंदर जो पर्यावरण मंत्री है गोपाल राय, उन्होंने उनके साथ में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधियों ने एक संयुक्त बैठक बुलाई और उस संयुक्त बैठक में ऐसा एक पार्क बनाने की एक योजना बनेगी। तो दिल्ली के पास में, दिल्ली के जस्ट पास में पड़ोस में ही एक कोलंबी कला करके जगह है, वहां पर 21 एकड़ की जमीन वहां पर अलॉट की गई है, जिस 21 एकड़ जमीन के अंदर यह पार्क बनाया जाएगा। तो याद रखेंगे कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के नजदीक कोलंबी कला, इक्कीस एकड़ जमीन पर यह पार्क बनाया जाएगा। और बात करें जो ई कचरा है, इससे संबंधित दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति के बीच में जो करार हुआ है, उसके तहत इस पार्क का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है DSIIDC, उसके द्वारा ये इसकी मतलब रूट एजेंसी होगी जो इस कार्य को करेगी। अभी मैं बता दूं कि दिल्ली में जितना भी ई कचरा है उसका 5% भी जो है वो रीयूज नहीं हो पाता है। वर्तमान में जो आकलन जो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किया गया है, उसमें बताया गया है, जो दिल्ली में बात कर रहे हैं, दिल्ली में जो ये ई कचरा दिख रहा है ना, ये 2 लाख टन से ज्यादा ई कचरा खाली दिल्ली में हो चुका है। इतना ज्यादा 2 लाख टन से ज्यादा ई कचरा वर्तमान में है। तो आप देख रहे हैं जैसा कि पुराने जमाने की जो कंप्यूटर है, पुराने जमाने की जो सीडी थी, फ्लॉपी डिस्क था, और जो भी पुराने जमाने के अंदर इस तरह की जो यूज होते थे, जिसका वर्तमान में अभी कोई उसका नहीं हो पा रहा है यूज, क्योंकि अब देखते हैं कि ऑप्टिकल डिस्क आ गई है, फ्लॉपी डिस्क आ गई है। ये फ्लॉपी डिस्क ऑप्टिकल डिस्क को इन्होंने पेन ड्राइव से वैसे ही हट चुके हैं। अब इतना ज़्यादा फ्लैश मेमोरी बहुत ही छोटी माइक्रोचिप के अंदर आ जाती है। तो जो पुराने ज़माने के सीडी प्लेयर है, पुराने ज़माने के डीवीडी प्लेयर थे, और जो फ्लॉपी डिस्क थी जिसमें 1.44 MB भी नहीं आ पाता था, वर्तमान में 144 GB तक, 128 GB, 256 GB की पेन ड्राइव मिल जाती है। तो ये सब ई कचरा धीरे धीरे इकट्ठा हो गया, जिसका वर्तमान में अभी कोई यूज नहीं है। ये सब कचरा है जो
नेक्स्ट है, केरल में सामने आया भारत का पहला मंकी पॉक्स केस। अभी वर्तमान में कोरोना के अंदर, कोरोना की प्रथम लहर, द्वितीय लहर, तृतीय लहर, पता नहीं कितनी लहर अपन ने देखी, और एक वायरस डिजीज हमने देखा जिस पूरे विश्व को उसने ग्लोबली, एक ऐसा वायरस आया था जिसने, एक पेंडेमिक थी, बहुत बड़ी महामारी थी और कई लोग इससे हताहत हुए। अभी वर्तमान में एक और ऐसी चीज़ सामने आई है जिसे अपन ने मंकी पॉक्स के नाम से उसे जानते हैं, और भारत में इसका पहला केस है जो केरल के अंदर मिला है। 14 जुलाई 2022 को जो भारत में मंकी पॉक्स के इस केस की पुष्टि हुई। यह व्यक्ति जो यूएई से लौटा था और इसकी जब इसके सैंपल लिए गए, और जो सैंपल है जो नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है पुणे में, वहाँ भेजा गया और शाम तक 14 जुलाई शाम तक उसकी पुष्टि हो गई। इसमें मंकी पॉक्स के अंदर जो लक्षण है वो लक्षण लगभग चेचक के लक्षण दिखाई देते हैं। जो एक ज़माने में जो चेचक होता था वैसे ही लक्षण इस मंकी पॉक्स में दिखाई देते हैं। और बात करें पहली बार जो ये मंकी पॉक्स है, ये 1958 के अंदर बंदरों में ऐसा ये देखा गया था जिसका नाम दिया गया मंकी पॉक्स। तो इससे संबंधित आपको जो चीज़ें याद रखनी है कि भारत में जो केरल में पहला जो केस आया वह 14 जुलाई 2022 को भारत में पहला केस आया केरल में। केरल का जो व्यक्ति है वह संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त अरब अमीरात यूएई से लौटा था, और भारत की जो नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट पुणे में, उसके द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। उन्होंने यहाँ सैंपल भेजे गए थे और उनके द्वारा पुष्टि की गई है। दूसरा, जैसा कि आपको मैं पहले बताया है कि इसमें जो लक्षण है वो चेचक के समान है। मंकी पॉक्स में लक्षण कैसे हैं? चेचक के समान लक्षण मंकी पॉक्स में देखे गए हैं। पहली बार जो मंकी पॉक्स आया था, पहली बार जो मंकी पॉक्स दिखा है वह 1958 के अंदर, 1958 में बंदरों के अंदर इसके लक्षण देखे गए थे। तो मंकी पॉक्स से संबंधित हमें जो मुख्य जानकारी याद रखनी है, भारत में जो मंकी पॉक्स का जो पहला केस आया है वह केरल के अंदर आया है। 14 जुलाई 2022 को भारत में पहले केस की पुष्टि हुई है। जब यूएई से व्यक्ति केरल लौटा है उसमें यह लक्षण दिखाई दिए हैं, और पुणे नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट में जब इसके सैंपल भेजे गए 14 जुलाई शाम को इसकी पुष्टि हुई है। पुणे नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। और पहला ही मैंने बताया कि मंकी पॉक्स के अंदर जो लक्षण दिखे हैं वो चेचक के समान लक्षण है। और इसके अलावा मंकी पॉक्स का जो पहला केस दिखा था 1958 के अंदर, वह बंदरों में पाया गया था। बंदरों से यह बीमारी होते हुए मनुष्यों के अंदर आई है। और वर्तमान में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसने इस जो बीमारी को भी पेंडेमिक, जैसे कि कोरोना के अंदर कोविड-19 को पेंडेमिक घोषित किया था, इसको भी पेंडेमिक घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, राम लुभाया समिति। राम लुभाया समिति क्या है? ये राम लुभाया समिति, तो इसकी जब बात करते हैं तो भारत, राजस्थान के अंदर जो काफ़ी जगह से, राजस्थान में वर्तमान में 33 जिले हैं और काफ़ी जगह से राजस्थान में नए जिले बनाने की मांग बार बार उठती रहती है। तो इन नए जिलों की मांग पर जो विरोध प्रदर्शन हुए जगह जगह पर, उन विरोध प्रदर्शन को ठहराव देने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा पूर्व सेवानिवृत्त, प्रशासनिक सेवानिवृत्त अधिकारी है श्री राम लुभाया जी, उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई जो नए जिलों के गठन एवं उनकी आवश्यकता के आकलन से संबंधित, मार्च 2022 में इस समिति का गठन किया गया।
जो रिपोर्ट है जो मुख्यमंत्री को देंगी। वर्तमान में जैसे बाड़मेर जिले की बात करें तो बाड़मेर जिले में बालोतरा और गुड़ामालानी दो ऐसे क्षेत्र है जिन्होंने नए जिले की मांग की। उसी तरह जोधपुर में फड़ौदी है, पोखरण है, और आगे देखते हैं तो कोटपुतली है, अलवर के अंदर ब्यावर है, किशनगढ़ है। ऐसे कई ऐसे क्षेत्र है जिन्होंने राजस्थान के अंदर नए जिले बनाने की मांग की है। उन सभी मांग को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने एक राय करते हुए रामलुभाया समिति का निर्माण किया है, जो अपनी रिपोर्ट है जो बहुत जल्द मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को देंगे, और उनकी आवश्यकता और आकलन के अनुसार ही नए जिलों का निर्माण राजस्थान में होगा। तो रामलुभाया समिति से संबंधित जो हमें बातें याद रखनी है, पहला ये समिति किस लिए बनाई गई है, तो नए जिलों के गठन एवं आवश्यकता के आकलन, नए जिलों के गठन एवं आवश्यकता के आकलन के लिए मार्च 2022 में मुख्यमंत्री के द्वारा इसका गठन किया गया रामलुभाया समिति का। दूसरी बात करेंगे तो भारतीय प्रशासनिक सेवा सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री रामलुभाया की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। इनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया, इसीलिए इस कमेटी का नाम भी रामलुभाया समिति रखा गया है। तो मुख्य रूप से याद रखना, कभी भी सवाल आ जाए नए जिलों के गठन से संबंधित कौन सी समिति का गठन किया गया है, नए जिलों के आवश्यकता के आकलन के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है, तो वह रामलुभाया समिति है। नेक्स्ट देखिए बतुल बेगम। बतुल बेगम वर्तमान में क्यों चर्चा में थी, तो राजस्थान की मांड गायिका है। इसके अलावा जो लोकगीत भजन लोकगीत है उसकी गायिका है, जिसको केंद्र सरकार ने वर्तमान में नारी शक्ति पुरस्कार दिया है, इसलिए ये अभी वर्तमान में बहुत ही चर्चित रही है। पूर्व जो अपने राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद के द्वारा इनको नारी शक्ति पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन 8 मार्च 2022 को प्रदान किया गया था। तो यह बतुल बेगम से संबंधित हमें याद रखना है। कई बार सवाल आ जाता है कि निम्न में से कौन सी मांड गायिका नहीं है, क्योंकि यह चर्चा का विषय वर्तमान में थी तो यह आपसे पूछा जा सकता है। तो लोक कला संस्कृति से संबंधित प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है। तो बतुल बेगम राजस्थान की मांड गायिका है, और इसके अलावा जो भजन लोकगीत होते हैं वह भी गाती है। वर्तमान में इनको नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया। अब रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति हो चले हैं,
रामनाथ कोविंद के बाद में 15वें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने पदभार ग्रहण भी कर लिया है। 24 जुलाई को श्री रामनाथ कोविंद अब पूर्व राष्ट्रपति हो गए। पर ये जब पुरस्कार दिया गया 8 मार्च 2022 को, तभी भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे और बतुल बेगम को यह पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखना, बतुल बेगम राजस्थान की मांड गायिका है, भजन लोकगीत गाती है, नारी शक्ति पुरस्कार मिला है वर्तमान में 2022 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के अंदर श्रेष्ठ विधायक सम्मान। कोरोना काल के अंदर श्रेष्ठ विधायक सम्मान जो प्रतिवर्ष मिलते हैं वह पेंडिंग थे, तो एक साथ में ही ये दिए गए हैं। इस श्रेष्ठ विधायक सम्मान के लिए जो सेमिनार आयोजित किया गया था, यह आयोजित हुआ था 25 मार्च 2022 को। 25 मार्च 2022 को सेमिनार में इन्हें कुछ व्यक्तियों को श्रेष्ठ विधायक सम्मान मिला है। इस सेमिनार के मुख्य अध्यक्षता जो की थी वह श्री जगदीप धनखड़ थे। श्री जगदीप धनखड़ के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, जो पूर्व राज्यपाल है पश्चिमी बंगाल के। वर्तमान में कल की डेट बात कर रहा हूं मैं, 6 तारीख की, तो 6 तारीख को श्री जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। 528 वोटों के साथ में इन्होंने जीत दर्ज की है। मार्गरेट आल्वा इनके सामने विपक्ष की कैंडिडेट थी और श्री जगदीप धनखड़ भारत के अब उपराष्ट्रपति हो गए हैं। जब ये पूर्व राज्यपाल थे पश्चिमी बंगाल के, तब ये अध्यक्षता की थी। 25 मार्च 2022 की बात है। इन्होंने इस अध्यक्षता के दौरान राजस्थान विधानसभा के श्रेष्ठ विधायक का जो सम्मान है वह दिया था। तो 2019 में भी श्रेष्ठ विधायक सम्मान था जो पेंडिंग था, 2020 और 2021। 2019 का जो श्रेष्ठ विधायक जो चुना गया था वो श्री ज्ञानचंद पारख को चुना गया था। दो 2019 के लिए श्री ज्ञानचंद पारख और 2020 के लिए श्री संयम लोढ़ा को श्रेष्ठ विधायक सम्मान दिया गया। श्री संयम लोढ़ा। और 2021 के लिए 2 विधायकों को संयुक्त रूप से श्रेष्ठ विधायक चुना गया है, श्री बाबूलाल जी श्रेष्ठ विधायक श्री बाबूलाल जी एवं श्रीमती मंजू देवी। मंजू देवी को श्रेष्ठ विधायक सम्मान मिला गया है। वर्तमान में आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि 2021 के लिए श्रेष्ठ विधायक सम्मान किसे दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है। अगर इससे पूर्व में पूछा जाए 2020 के लिए किसे दिया गया, 2019 के लिए किसे दिया गया, तो भी आपको ध्यान में रखना है कि यह सम्मान किसे दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो साहित्य का महाकुंभ नाम से भी जाना जाता है, यह 5 मार्च 2022 को होटल क्लार्क्स आमेर के अंदर इस बार आयोजित हुआ था। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर टोटल 15 संस्करण, ये 15वां संस्करण था। और इस बार जो संस्करण था इसमें 15 भारतीय भाषाओं के साहित्यकार इसमें शामिल हुए थे। कोविड-19 के कारण जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है 2020 का, वह स्थगित हो गया था और 2021 का जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल था वह वर्चुअली हुआ था। और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का जो अगला संस्करण है वो 19 से 23 जनवरी 2023 में आयोजित किया जाएगा। तो संबंधित याद रखना कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का जो 15वां संस्करण है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 15वां संस्करण 5 मार्च से 14 मार्च 2022 को होटल क्लार्क्स आमेर में इसका आयोजन किया गया था। दूसरा बात याद रखना कि जो 2020 में कोविड-19 के कारण
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, देखो इसको शॉर्ट में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को JLF लिखते हैं, ठीक है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2020 में कोविड-19 के कारण JLF स्थगित हो गया था। और 2021 में यह वर्चुअली किया गया था। 15 भारतीय भाषाओं के साहित्यकार इसमें शरीक हुए थे। 15 भारतीय भाषाओं के साहित्यकार शरीक हुए थे। और इसका जो अगला संस्करण है वो 19 से 23 जनवरी अगला संस्करण 19 से 23 जनवरी 2023 में आयोजित किया जाएगा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल साहित्य का महाकुंभ भी कहते हैं, साहित्य का महाकुंभ भी नाम से जाना जाता है। तो ये सब भी संबंधित कुछ चीजें हैं जो आपको जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल से संबंधित याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए सेडूराम कृष्णिया। सेडूराम कृष्णिया कौन है? ये सेडूराम कृष्णिया जिसके जो अभी वर्तमान में भविष्य में आपसे पूछा जा सकने वाला एक विषय है, एक व्यक्तित्व है सेडूराम कृष्णिया। देखो मैंने इस फोटो में आपको दिख रहा होगा कि सेडूराम कृष्णिया के साथ में श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी आपको फोटो दिख रहा होगा। तो जरूर कुछ ना कुछ संबंध इनका नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी रहा होगा। तो यह सेडूराम जी कृष्णिया जो थे राजस्थान के झुंझुनू जिले के निवासी थे और आखिरी जीवित स्वतंत्रता सेनानी थे जो आज़ाद हिंद फौज के लिए लड़े थे या आज़ाद हिंद फौज के सिपाही रहे हैं। हाल ही में इनका निधन हो गया है 104 वर्ष की उम्र में। 6 मार्च 2022 को इनका निधन हुआ है। तो सेडूराम कृष्णिया से संबंधित याद रखना कि राजस्थान के झुंझुनू के निवासी थे। अंतिम जीवित स्वतंत्रता सेनानी थे। अंतिम जीवित स्वतंत्रता सेनानी थे। आजाद हिंद फौज के सिपाही थे। आजाद हिंद फौज के सिपाही थे। और इसके अलावा 104 वर्ष की उम्र में 104 वर्ष की उम्र में 6 मार्च 2022 को इनका निधन हो गया। तो ये सभी संबंधित सेडूराम कृष्णिया से संबंधित है कि अंतिम स्वतंत्रता सेनानी आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे और 6 मार्च 2022 को झुंझुनू के निवासी थे। 6 मार्च 2022 को इनका निधन हो गया है। 104 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मानगढ़ पहाड़ी। मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा। यह मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री तरुण विजय के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की एक टीम ने आज़ादी के अमृत महोत्सव, जैसा कि हमने हर घर तिरंगा अभियान कहा था, आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में राजस्थान की जो मानगढ़ पहाड़ी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मानगढ़ पहाड़ी है, उसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा। उससे संबंधित उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में मानगढ़ पहाड़ी और
राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की सिफारिशों का पूरा विवरण दिया गया है। और जो हमारे जो संस्कृति एवं राज्य मंत्री है श्री अर्जुन राम जी मेघवाल ने कहा कि जो गुमनाम नायक है और जो मानगढ़ पहाड़ी के इतिहास में जो महत्व रखते हैं उनको जो इज्जत मिलनी चाहिए थी, उसके लिए इसका राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित होना आवश्यक है। आप सभी मानगढ़ पहाड़ी से पूर्व में परिचित होंगे। आप सभी को पता होगा कि 1500 भील जाति के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी, उन्हें किसी ब्रिटिश सेना ने, अंग्रेज अफसर के कहने पे ब्रिटिश सेना के द्वारा, ब्रिटिश सेना ने बेरहमी से मार दिया था। और यह घटना मानगढ़ पहाड़ी की है और यह घटना 17 नवंबर की है। 17 नवंबर 1913 की यह घटना है जो मानगढ़ पहाड़ी पे हुई थी। इसे अब संस्कृति राज्य मंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के द्वारा, जो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के जो अध्यक्ष है श्री तरुण विजय के द्वारा यह बता दिया गया है कि इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जा रहा है। तो वर्तमान में याद रखना है कि कौन सा ऐसा स्मारक है जिसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है, वो मानगढ़ पहाड़ी है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो 17 नवंबर 1913 की घटना जिसमें ब्रिटिश सेना ने 1500 भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को मार दिया था जो मानगढ़ पहाड़ी से संबंधित है, उनकी याद में या उनको जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी जो शहीद जो हुए हैं, गुमनाम जो नायक है, उनका इतिहास लोगों को पता चल सके, पर्यटन के रूप में इसे विकसित किया जाएगा, ऐसा भारत सरकार ने घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन। इससे संबंधित में जो वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने घोषणा की थी कि नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। यह बजट की घोषणा है जिसमें उन्होंने कह दिया था कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक नई ग्राम सेवा सहकारी समिति, इसे शॉर्ट में लिखते हैं जी ग्राम सेवा सहकारी समिति, GSSS, ग्राम सेवा सहकारी समिति जो बनाई जाएगी। तो वर्तमान में जो ग्राम सेवा सहकारी समिति है उसके अलावा जिन ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं है वहां पर भी इस ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ग्राम सेवा सहकारी समिति बनने के लिए, ग्राम सेवा सहकारी समिति बनने के लिए जो सदस्य संख्या है उस ग्राम की, वो सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? वो सदस्य संख्या 500 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? और जो अमानत राशि है, अमानत राशि वो 5 लाख होनी चाहिए। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के बाद में यह नया एक अमेंडमेंट हुआ है जिसमें सदस्य संख्या को घटाकर 500 की जगह 300 कर दिया है और अमानत राशि को भी घटाकर 5 की जगह 3 लाख कर दिया है। और इसके अलावा जो घोषणा हुई है, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर यह समिति का गठन किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर इन समितियों का गठन किया जाएगा। तो याद रखना, ग्राम सेवा सहकारी समिति जो बजट घोषणा के अनुरूप जो नई ग्राम सेवा सहकारी समिति बनेगी वह मात्र 300 सदस्य पर बन सकती है और 3 लाख की अमानत राशि पर भी बन सकती है। पुरानी सहकारी समिति जो बनती थी वह 5 लाख
और 500 सदस्यों पर बनती थी, जो 3 लाख और 300 सदस्यों पर बन जाएगी। यह अमेंडमेंट याद रखें आप। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी। आप सभी में से काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो जिन्होंने रिट्रीट सेरेमनी अटेंड की होगी कभी। पंजाब के अटारी वाघा बॉर्डर है, उस पर राजस्थान की पंजाब के अटारी वाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी होती है, जिसमें दोनों देशों के जो सेनाएं हैं वह रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन करते हैं। राजस्थान में भी ऐसी ही एक रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन भविष्य में किया जाएगा, जिसकी घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। पर यहां पर थोड़ा सा अंतर ये रहेगा, ये जो आप देख पा रहे हैं ये रिट्रीट सेरेमनी, ये रिट्रीट सेरेमनी पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर एरिया लौंगेवाला पोस्ट है, बॉर्डर एरिया है लौंगेवाला पोस्ट, वहां पर की जाएगी। इस रिट्रीट सेरेमनी में एक फर्क है कि जो पंजाब के अटारी वाघा बॉर्डर पर जो रिट्रीट सेरेमनी होती है उसमें दोनों देशों की सेना भाग लेती है, और राजस्थान में जो रिट्रीट सेरेमनी होगी यह सिर्फ भारतीय बीएसएफ के द्वारा आयोजित होगी। इसमें भारत और पाकिस्तान की दोनों देशों की बीएसएफ भाग नहीं लेगी, और सिर्फ भारत की जो बीएसएफ है उनके द्वारा यह रिट्रीट सेरेमनी का आयोजित किया जाएगा। इसी जो रिट्रीट बॉर्डर पर जो रिट्रीट सेरेमनी के लिए जो पूरा एक योजना बनाएगी, इस योजना के अंदर 19 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत किया गया है, जो पर्यटन विभाग के द्वारा स्वीकृत है, और सीमा क्षेत्र को एक पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके तहत ये जो तनोट माता का मंदिर है यहाँ पर नज़दीक में, जिसका पुराना इतिहास रहा है। जब 1971 की युद्ध के अंदर यहाँ पर बम गिराए गए थे और कोई एक भी बम वहाँ पर ब्लास्ट नहीं हुआ था, ऐसा यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है तनोट माता का। तो उस मंदिर को, वहाँ पर जो किशनगढ़ किला है, लौंगेवाला का जो युद्ध स्मारक है, इसके अलावा रेगिस्तान के क्षेत्र में जो सुंदर गांव क्षेत्र है, उन गांव क्षेत्रों को पर्यटन के रूप में विकसित करके पर्यटन का बढ़ावा दिया जाएगा। तो याद रखना, पर्यटन विभाग के द्वारा 19 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसके तहत तनोट माता का मंदिर, लौंगेवाला युद्ध स्मारक, किशनगढ़ किला और रेगिस्तान के सुंदर रेगिस्तान गांव क्षेत्र को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। तो यह संबंधित है राजस्थान बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी के संबंध में। ये कुछ प्रश्न है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा 3 समितियों का गठन किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा समय समय पर जो समितियों का गठन किया जाता है, उसमें अभी वर्तमान में 3 समितियां गठित की गई है। वो 3 समिति है जन लेखा समिति, और प्राक्कलन समिति के ही 2 भाग किए गए हैं। प्राक्कलन समिति क और प्राक्कलन समिति क। तो जनलेखा समिति के अध्यक्ष, जो समिति के गठन के अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो बनाए गए श्री जो नेता प्रतिपक्ष हैं गुलाब चंद कटारिया को, और प्राक्कलन समिति क के अध्यक्ष बनाए गए श्री राजेंद्र पारिक को, और प्राक्कलन समिति ख जो है उसके अध्यक्ष बनाए गए श्री दयाराम परमार को बनाया गया है। तो याद रखना, जो जनलेखा समिति है
श्री गुलाब चंद कटारिया जो जन लेखा समिति के अध्यक्ष है, और प्राक्कलन समिति को है राजेंद्र पारिक, और प्राक्कलन समिति ख है, इनके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वह दयाराम परमार को बनाया गया है। विधानसभा से संबंधित 3 समितियां जिनका वर्तमान में गठन किया गया है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपसे पूछा जाए कि जन लेखा समिति, वैसे जन लेखा समिति नेता प्रतिपक्षी होता है, इसके अलावा भी 2 अन्य समितियां हैं। ये जन लेखा समिति है जो सरकार की जो आय होती है उससे संबंधित जो ये व्यय करते हैं, एक हिसाब से देखें जो वित्तीय वक्तव्य जितना भी है उसका लेखा जोखा देखने का काम जन लेखा समिति करती है। और प्राक्कलन समिति जो है एस्टिमेटेड कमेटी है कि सरकार को जो राजस्व प्राप्त होता है उसका व्यय का अनुमान लगाना, व्यय जो है प्राक्कलन एस्टिमेट बनाना, उसका अनुमान का काम प्राक्कलन समितियां करती है। तो उन सभी के अध्यक्ष है जो भविष्य में आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो आप याद रखें। ठीक है, तो आज के लिए यह क्लास यहीं पर अपन समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और जब आप यह क्लास देख लेंगे तो विश्वास रखिए कि जब भी आप पेपर देने जाएंगे और इनसे संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आपको इनसे कोई बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बने रहिए नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।